अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आज का टॉपिक फ्रोज़न शोल्डर है। फ्रोज़न शोल्डर जिसे एडेसिव कैप्सुलाइटिस या पेरी आर्थराइटिस भी कहा जाता है। उर्दू में बात की जाए तो इसे कंधे का जमाव कहा जाता है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूँगी। एवरी संडे एट 9 PM यानी हर इतवार को रात 9 बजे AJ हेल्थ TV पर हम डॉक्टर अकील के साथ लाइव सेशन होता है, जिसमें इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बहुत से टॉपिक्स पे बात की जाती है। तो काइंडली आप उसको ज्वाइन कीजिए। हम बात कर रहे हैं फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से। आज के सेशन में इस हवाले से बात की गई, लेकिन लाइन इंटरप्शन की वजह से मुकम्मल गुफ्तगू नहीं हो सकी, तो आपके नॉलेज में इजाफे के लिए फ्रोज़न शोल्डर पे बात की जा रही है। तो डियर व्यूअर्स, ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें हमारा शोल्डर जॉइंट यानी कंधे का जोड़ मुतासिर होता है। जब ये मुतासिर होता है तो जो चीज़ इन्वॉल्व होती है इसमें वो है पेन और स्टिफनेस। आपके पास जब पेशेंट आता है वो दर्द की तकलीफ़ लेके आएगा और स्टिफनेस का शिकार होगा, यानी सख्ती का, अकड़ाव का और इन्फ्लामेशन होगी। ये डेवलप करती जाती है और ग्रेजुअली ये चीज़ बढ़ते बढ़ते वर्स हो जाती है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वक्त गुजरता जाता है ये कंडीशन बुरी से बुरी होती जाती है और पेन ज़्यादा होती जाती है। शोल्डर की मूवमेंट जो है वो लिमिटेड होती जाती है, यानी ज़्यादा मूव नहीं कर पाता, उसकी मोशन ऑफ रेंज जो है वो कम होती जाती है। यकीन कीजिए कि ये एकदम से होने वाली बीमारी नहीं, ये साल से 3 साल तक जो है वो प्रोग्रेसिवली सामने आती है। स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए और उनकी अवेयरनेस के लिए स्लाइड से इसकी एनाटमी बताती चलूँ कि शोल्डर जो है वो 3 बोन्स से मिलकर बनता है, यानी 3 हड्डियां हैं जिनसे मिलकर बनता है। मेनली जो ह्यूमरस बोन है, शोल्डर ब्लेड है और स्कैपुला क्लेविकल बोन जो होती है, कॉलर बोन्स, इससे मिलके बनती हैं। ये मिलकर हमारा शोल्डर जॉइंट बनाती हैं और एक टिश्यू होती है इसकी सराउंडिंग में, अराउंड दी शोल्डर जॉइंट, यानी शोल्डर जॉइंट के बिल्कुल इर्द गिर्द एक टिश्यू होती है जिसे कैप्सूल कहा जाता है। शोल्डर जॉइंट का जो जॉइंट होता है इस पर बॉल एंड सॉकेट होता है जो लिगामेंट के साथ अटैच होता है और यही इसकी मूवमेंट के लिए हेल्पफुल भी होता है। कैप्सूल, जब जिस हवाले से बात हो रही है कि ये कैप्सूल होता है सराउंडिंग में, जब ये थिक होना शुरू हो जाता है यानी इसकी मोटाई ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो टाइटनेस आती जाती है, और जब टाइटनेस आएगी तो डेफिनेटली जो शोल्डर है हार्ड टू मूव होगा, यानी उसे मूव करना मुश्किल हो जाएगा। स्कार टिश्यूज़ के बैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि कुछ लेयर्स बनने लगती हैं जिसकी वजह से थिकनेस आती है। और इन लेयर्स में मौजूद जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है और हमारे जॉइंट्स जो हैं लुब्रिकेट करते हैं, ये फ्लूइड एज अ ग्रीस काम करता है, चाहे वो शोल्डर जॉइंट में हो चाहे वो नी जॉइंट में हो, और वो लॉस हो जाता है। जब ये लॉस हो जाता है तो फिर ये सूरत हाल सामने आती है। शोल्डर का लैक ऑफ यूज़ जो कि अक्सर औक़ात उस टाइम सामने आता है जब प्लास्टर वगैरह लगाया जाता है आफ्टर इंजरी, तो शोल्डर कैप्सूल थिक हो जाता है और डिफ़िकल्ट टू मूव होता है। दिस कंडीशन इज़ फ्रोज़न शोल्डर। बात करते हैं इसकी अलामात के हवाले से। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि पेन और स्टिफनेस लाजमी होती है इसमें, और यही अलामात हैं जो बिल्कुल सामने आती हैं मेजरली, जो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, रोक देती हैं। पेशेंट के लिए हरकत करना मुमकिन नहीं रहता। और इसकी पेन की नोयत की अगर बात की जाए तो डल एंड एक्की पेन होती है, दुखन वाली और हल्की हल्की सी दर्द होती रहती है। बाजू के बिल्कुल टॉप पर जो मसल होता है वो पेन करता है, और इसकी वजह से अपर आर्म जो बाजू का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो मुतासिर होता है, यानी डेल्टाइड जो मसल है उसका हिस्सा मुतासिर होता है। यूजुअली ये जो पेन होती है रात को बढ़ जाती है
इस हवाले से आप एंटीमियाज़मेटिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं सिफ्लाइनिन का नाम लूँगी। जब आप ये देंगे तो टेंडेंसी रात की जो है वो टूट जाएगी। इतनी पेन हो जाती है कि पेशेंट सो भी नहीं पाता, इतनी शिद्दत यानी इख्तियार कर जाती है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं फ्रोज़न शोल्डर की। उस हवाले से आपको बताती चलूँ कि जो पहली स्टेज है वो फ्रीजिंग स्टेज होती है। फ्रीजिंग से आपको बात से ही समझ आ रही है कि फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है, यानी डेफिनेटली कि यहाँ पर पेन होगी और पेशेंट को जो है वक्त के साथ साथ यहाँ मूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। इतनी स्टिफनेस आ जाएगी, इतना अकड़ाव हो जाएगा कि वो मूव नहीं कर सकेगा अपने शोल्डर को। इस तकलीफ को 6 से 9 माह लग जाते हैं डेवलप होने में। सेकेंड स्टेज को फ्रोज़न स्टेज कहा जाता है, इसे एडहेसिव स्टेट भी कहते हैं। पेन तो बेटर हो जाती है स्टेज में, लेकिन स्टिफनेस ज़्यादा होती जाती है और इस कदर हो जाती है कि ये 2 से 6 माह में ये कंडीशन रहती है और पेशेंट जो है वो उसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं और उसकी शोल्डर मूवमेंट जो है वो इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि उसकी रूटीन एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होकर रह जाती हैं। थर्ड स्टेज को थॉइंग स्टेज भी कहते हैं या स्टेज ऑफ रिकवरी भी कहा जाता है। स्टेज ऑफ रिकवरी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ जाती है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो रिकवर कर रहा है। 6 माह से 2 साल के अरसे तक ये स्पैन जा सकता है। लेकिन यहाँ क्लैरिफाई करती चाहूँ कि हकीकतन रिकवरी नहीं आ रही होती जब तक कि उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। यहाँ बात करते हैं कॉजेज़ के हवाले से कि क्या वजह होती है कि फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। तो ये आपको बताती चलूँ कि इट इज़ नॉट क्लियर। ये अभी तक कोई भी नहीं जान पाया कि इसकी वाज़ह रीज़न क्या हो सकती है। लेकिन आपसे ये शेयर करती चलूँ कि फ़ीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और 40 से 60 एज मोस्टली जो है उसमें पेशेंट ज़्यादा मुतासिर होता है, यानी 40 साल से जब ऊपर एज हो जाती है और 40 और 60 के दरमियान में ये कंडीशन ज़्यादा सामने आती हैं। हम बात करते हैं इसकी जो पॉसिबल कॉजेज़ हैं उसके हवाले से कि क्या क्या हो सकता है। कोई भी इंजरी हो सकती है, जैसा कि इंजरी जो होती है रोटेटर कफ की अमूमन इंजरी होती है जो कि शोल्डर ब्लेड के फ्रैक्चर हो जाते हैं कुछ इस किस्म की, या रोटेटर कफ जो मसल होता है वो टियर कर जाता है। अगर उसमें कोई जो शिगाफ आ जाता है तो उसकी वजह से भी पेन होती है। फिर कोई ट्रॉमा भी इसकी वजह बन सकता है, कोई स्ट्रोक इसकी वजह हो सकता है। आफ्टर एन ऑपरेशन ऐसा हो सकता है किसी सर्जरी के बाद, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि प्लास्टर लगा होता है और काफ़ी देर तक एक ही पोस्चर में एक ही पोजीशन में जब पेशेंट रहता है तो मूवमेंट नहीं हो पाती, उसकी वजह से एडिसिवनेस आ जाती है और स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट्स में और वो मूव नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है कि उनकी मोबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के हवाले से। यहाँ एक फैक्ट आपको बताती चलूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो 10 to 20% डायबिटिक पेशेंट्स इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, यानी उनको फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है बिकॉज़ उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। इसी तरह हार्ट डिजीज़ और थायराइड डिजीज़ जिनको होती है वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। पार्किंसंस अगर किसी को है तो भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रोक की वजह भी हो सकती है। बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के हवाले से कि कैसे जानेंगे। तो फिज़िकल एग्ज़ाम किया जाता है, इसकी मूवमेंट को चेक किया जाता है, देखना होता है कि कितनी दूर तक मूव कर सकता है उसका शोल्डर, उसका आर्म जो है पेशेंट का, और मूव करने पे वो कितना हर्ट करता है, उसे कितना पेन फील होता है, ये चीज़ देखी जाती है। इस चीज़ का एग्ज़ामिनेशन किया जाता है। फिर आप जो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं जैसा कि अल्ट्रासाउंड, MRI या एक्सरे वगैरह, जब ये करवाए जाते हैं तो इसमें कंफर्म किया जाता है कहीं ये आर्थराइटिस की वजह से तो नहीं या फिर रोटेटर कफ टियर तो नहीं कर गया, ये चीज़ें कंफर्म की जाती हैं, या सिर्फ फ्रोज़न शोल्डर है। तो इसके लिए 2 तरह की मूवमेंट्स को चेक किया जाता है। एक पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट चेक की जाती है जिसमें डॉक्टर बाजू को मूव करवाता है और पेशेंट जो है पैसिव रहता है, वो नहीं मूव करता। इसी तरह एक्टिव जो रेंज ऑफ मूवमेंट है जब उसे चेक किया जाता है, इसमें पेशेंट को बाजू मूव करने को कहा जाता है। तो जी ये तो थे कुछ मेथड्स, और अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से। जैसा कि आपको बताया कि इसकी रीज़न जो है वो अननोन है, इसी तरह इसका ट्रीटमेंट जो है
वो भी मैनेजमेंट है, जस्ट पेन किलर्स दी जाती हैं। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसका इलाज एनसेड्स है और लाइक एस्प्रिन, इब्रोप्रोफिन वगैरह दी जाती हैं ताकि जिसको रिड्यूस किया जा सके पेन को, इन्फ्लामेशन को। इसके साथ ही साथ फिज़िकल थेरेपी कराई जाती है, जो कि मैं भी रिकमेंड करती हूँ जब अपने पेशेंट्स को देखती हूँ। बहुत सारे पेशेंट क्योर किए हैं इस सिलसिले में। क्योरेटिव केस भी जो हैं वो शेयर किए गए हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं मेरे चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशंस दिए जाते हैं। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन दिए जाते हैं जॉइंट डिस्टिंक्शन के लिए, और फिज़िकल थेरेपी, सर्जरी, शोल्डर मैनिपुलेशन की जाती है। जी तो व्यूअर्स, बात करते हैं अपनी होम्यो मेडिसिन के हवाले से जो बेहतरीन तौर पे इसको क्योर करती हैं। उसमें हमारी बहुत ही टॉप ग्रेड रेमेडी है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स के हवाले से आपसे शेयर करती चलूँ कि टीयरिंग किस्म की पेन हो, हॉट इन्फ्लामेशन हो, तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। वो टेंडन टीयर कर गया हो या लिगामेंट हो, ये उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसन है। इसी तरह सेंगोनेरिया, अगर राइट साइडेड शोल्डर जो है वो फ्रीज़ कर गया है, उसमें कटिंग पेन्स हो रही हैं, उसमें स्टिफनेस है मसल्स में, तो आप इसको दे सकते हैं। डेल्टॉइड मसल अगर यानी डिस्टर्ब हो गया है, लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसन है, ब्राइनिया को यूज़ करवाया जाता है। फेरमेट बहुत अच्छी मेडिसन है कि जब जॉइंट्स में से क्रैकिंग वॉइस भी आ रही हो, यानी साउंड आती है क्रैक करने की, उसकी कड़कड़ाहट की जो आवाज़ होती है और शदीद दर्द के बायस जो है पेशेंट उसे बेंट भी करना चाहता है, दौरा करना चाहता है, कुछ इस किस्म की कंडीशन होती है। कैल्केरियोफॉस बहुत अच्छी मेडिसन है, चेलिडोनियम बहुत अच्छा काम करती है, और स्ट्रेचिंग और मसाज थेरेपी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है इस सिलसिले में। यूँ समझ लीजिए कि 50% मेडिसिन काम करती है और 50% एक्सरसाइजेस हैं जो कि वीडियो में आपको एंड पे शो कर दी गई हैं। रूटा हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इंजर्ड जॉइंट्स के लिए, इसी तरह से टेंडन्स अगर ब्रूज़ कर गए हैं या बोन्स ब्रूज़ हो गई हैं, वहाँ पर इस्तेमाल करवाई जाती है। और पेशेंट ओपन एयर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, ओवर एक्सर्शन से उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। ओवर एक्सर्शन की बात हुई तो आर्निका भी इस्तेमाल होती है इस सिलसिले में। तो मेडिसिन तो बहुत सी